Dear students, this is S.K. Shukla. This is the fourth video class of subject verb agreement. Till now we have studied 11 rules of subject verb agreement. Subject verb agreement के 11 rules हम लोग पढ़ चुके हैं. आज मैं 12वां रूल आपको बताने वाला हूं. 12वां और 13वां रूल मैं एक साथ बता रहा हूं. ये छोटे छोटे रूल्स हैं, बट इनको आपको ध्यान देने की जरूरत है. आई एम गोइंग टू टीच दीज टू स्मॉल रूल्स टुगेदर. तो 12वां रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत मेनी ए से हो, तो मेनी ए के बाद आने वाला जो नाउन होगा, ये नाउन आपका हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. और इस तरह के वाक्यों में वर्ब का जो यूज करेगा, ये वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. और पर्सनल प्रोनाउन जो यूज होगा पोसेसिव केस का, ये भी आपका सिंगुलर होगा. तो ये आपका 12वां रूल हो गया. अब इस वाक्य में मेनी ए वाले वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं? वी डू दिस बिकॉज मेनी ए गिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस. मेनी ए जो है डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देता है, कई एक का अर्थ देता है, यानी कईयों में से एक की बात करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. तो इस तरह के पैटर्न में तीनों चीज को ध्यान रखना है कि मेनी ए के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, इसमें वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और पोसेसिव केस का पर्सनल प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि मेनी स्टूडेंट्स हैव submitted their resume. Many students have submitted their resume. इस वाक्य में मिस्टेक्स ही मिस्टेक्स हैं. जैसे ही हम मेनी इस वाक्य को देखते हैं, तो मेनी के बाद आने वाला नाउन जो है प्लूरल रखा गया. दिस इज इनकरेक्ट, इसको सिंगुलर कर देंगे. इसके बाद लगने वाला वर्ब, इसको भी प्लूरल रखा गया है, इसको भी हम सिंगुलर कर देंगे. एंड यहां पे पोसेसिव केस देयर जो लगा है, कई एक स्टूडेंट के लिए है, यहां भी ये गलत है, यहां पे भी हम देयर की जगह हिज कर देंगे. तो इस तरीके से तीन मिस्टेक है इस वाक्य में, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक ही मिस्टेक, कहीं ना कहीं तीनों में से कोई एक मिस्टेक आपको दिया जाएगा. आई होप दिस रूल इज क्लियर टू यू. ऐसा ही एक और पैटर्न है, अ ग्रेट मेनी. अ ग्रेट मेनी. तो अ ग्रेट मेनी जो है, इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है, ये हमेशा प्लूरल होता है. और इसमें जो वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब भी प्लूरल होगा, और पर्सनल प्रोनाउन लगेगा पोसेसिव केस का, ये भी आपका प्लूरल होगा. यानी अ ग्रेट मेनी के बाद आने वाला नाउन, वर्ब और पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव केस का सारे प्लूरल होंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अ ग्रेट मेनी एक बहुत बड़ी संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा. ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस दे रहा था, इसलिए सिंगुलर नाउन आ रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब भी आपका प्लूरल. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स ऑफ the Panacea Academy have cracked various exams. या मैं cracked bank exams. cracked bank exams. तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स. तो अ ग्रेट मेनी का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में. आने वाला नाउन जो है प्लूरल है, इज फाइन. इसके बाद इसमें वर्ब जो लगा है, ये वर्ब भी प्लूरल है. तो अ ग्रेट मेनी वाले वाक्य में हम सारा कुछ प्लूरल रखते हैं. आई होप दीज टू रूल्स आर क्लियर. लेट अस मूव टू द 14th रूल. 14वें रूल को हम लोग देखते हैं. अगले रूल को देखिए. यहां पे मैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं. I am going to talk about correlative conjunction. इसको देखिए, take a look at this 14th rule. 14th rule को देखिए.
आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर को नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इन इंडिया वी प्रोनाउंस इट नाइदर. नॉट ओनली but also, not but. तो यहां पे मैंने 4 कोरिलेटिव कंजंक्शंस यहां पे लिखे हैं. आइदर के बाद, आइदर के साथ हमेशा और पेयर किया जाता है, नाइदर के साथ नॉर पेयर किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो को पेयर किया जाता है, नॉट के साथ बट पेयर होता है. इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन क्यों कहते हैं? इसमें कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि आइदर और नाइदर यहां पे ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना ही एडजेक्टिव है. आपने डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर नाइदर को आपने पढ़ा है जहां पे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बट दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. दिस इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये कंजंक्शन है. कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि ये पेयर में चलता है. आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर को पेयर किया जाता है. जिसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए. आइदर के साथ हमेशा और ही लगता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर ही लगता है. तो यहां पे अगर इनसे जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट रहें तो हमारा रूल ये कहता है कि जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है, यानी और के बाद, नॉर के बाद, बट ऑल्सो के बाद या बट के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से ही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे. ऐसे सारे वाक्यों में वर्ब जो यूज करेंगे ये S2 के हिसाब से करेंगे. और अगर पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव केस का यूज होगा तो ये भी आपका S2 के हिसाब से ही होगा. तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. 2 सब्जेक्ट एक साथ कैरी करते हैं, एक साथ 2 सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, नाइदर राम नॉर मोहन have passed their fitness test. तो इस वाक्य को देखिए, यहां पे नाइदर के साथ नॉर को पेयर किया जा रहा है और बीच में ये जो है दिस इज S1 और नॉर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है दिस इज S2. तो हमारा रूल ये कह रहा है कि हमको वर्ब S2 के हिसाब से लगाना है. लेकिन यहां पे इसको कंबाइन राम और श्याम को कलेक्ट करके प्लूरल वर्ब लगा दिया गया है. सो हैव इज इनकरेक्ट हियर. हैव को काट के हम यहां पे हैज कर देंगे. और इसमें एक पॉसेसिव केस का पर्सनल प्रोनाउन देयर यूज किया गया, क्योंकि हमको वर्ब मोहन के हिसाब से लगाना है, इसलिए मोहन के हिसाब से ही हम पॉसेसिव केस का यूज करेंगे. यहां पे देयर की जगह हिज यूज करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसी में एक और एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको देख लीजिए. यहां आइदर और नाइदर नॉर, ये जो ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो अपने साथ एक और सब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं. अगर इनमें हम एक और सब्जेक्ट जोड़ना चाहें, जैसे S2 के साथ एक और S3 भी जोड़ना चाहें, तो एक और ऊपर वाले में और लगा के S3 लिख देंगे और नाइदर वाले के केस में नॉर लगा के एक और S3 लिख देंगे. यानी कि आइदर और नाइदर नॉर सिर्फ 2 सब्जेक्ट को आपस में नहीं जोड़ते, ये 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ सकते हैं. जैसे मैंने एक और सब्जेक्ट यहां पे लिख दिया है, तो इस केस में भी वर्ब जो लगाइएगा वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यानी S3 के हिसाब से लगाएंगे. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, नाइदर रश्मि नॉर नाजिया नॉर Manisha want to do this course. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि नाइदर के बाद साथ नॉर लगाया, एक और नॉर लग के एक तीसरा सब्जेक्ट लगाया. रश्मि इज S1, नाजिया इज S2 एंड मनीषा इज S3. और इसमें वर्ब कैसा लगा है? वर्ब मैंने V1 लगाया है, प्लूरल लगाया है. सेंटेंस गलत है क्योंकि हमको लास्ट वाले सब्जेक्ट S3 के हिसाब से वर्ब लगाना है, इसलिए वांट को काट के हम क्या कर देंगे, यहां पे वांट्स कर देंगे. तो इस तरीके से देखा आपने कि इस कोरिलेटिव कंजंक्शन में ये 2 ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं
जो दो से ज्यादा सब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। अगले रूल 15वें रूल को देखते हैं। ये आज की क्लास का आखिरी रूल है। टेक अ लुक एट दिस। This is the 15th rule of today's class. There plus verb plus noun. नाउन को मैं शॉर्ट में सिर्फ एन लिख रहा हूं। तो आपको पता है कि देयर जो है एक डमी प्रोनाउन है। दिस इज डमी प्रोनाउन, या इसको एक्सप्लेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, या इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डमी सब्जेक्ट ऑल्सो, डमी सब्जेक्ट। इसको डमी प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी नाउन के बदले नहीं आता। अगर ये नाउन को रिप्लेस करके उसके जगह पे आता तब उसको हम रियल प्रोनाउन कह सकते थे, लेकिन ये एक डमी प्रोनाउन का काम कर रहा है, किसी नाउन के बदले नहीं आ रहा है। इसके लिए दूसरा नाम है एक्सप्लेटिव प्रोनाउन, और इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के अर्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो आपका रूल ये कहता है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत देयर से हो तो इसके बाद लगने वाला वर्ब देयर के हिसाब से नहीं लगेगा। इस पैटर्न में देयर डमी सब्जेक्ट है, इसमें रियल सब्जेक्ट जो है ये आपका नाउन है। दिस इज योर रियल सब्जेक्ट, और ये नाउन आपका जैसा रहेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी इस वर्ब का प्रयोग हम देयर के हिसाब से न करके इस नाउन के हिसाब से करेंगे। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं लिखूं कि देयर लिव अ मैजिशियन इन द फॉरेस्ट, या मैं सेंटेंस लिखूं देयर लिव 5 मैजिशियंस इन द फॉरेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिव है, इसमें भी लिव है। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो हम देखेंगे कि लिव के बाद आने वाला नाउन ऑफ मैजिशियन जो है दिस इज सिंगुलर, तो हम सिंगुलर के हिसाब से लिव यहां पे नहीं यूज कर सकते हैं। लिव को काट के हम लिव्स करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में 5 मैजिशियंस है, प्लूरल है, इसलिए यहां पे लिव करेक्ट है। तो इस तरीके से आने वाले नाउन के हिसाब से हम इसका प्रयोग करेंगे। यहां तो मैंने मेन वर्ब का प्रयोग कर दिया। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसको देखिए ताकि ये क्लियर हो जाए। There is a student in the class, या मैं सेंटेंस लिखूं कि there is many students in the class। इन दोनों वाक्यों को देखिए, तो पहले में इज लगाया है जो कि स्टूडेंट के हिसाब से एक ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आने वाला इज मेनी स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए इसको काट करके हम यहां आर कर देंगे। यानी देयर के बाद लगने वाला वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से लगता है। अब देयर वाले पैटर्न में ही एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा नहीं रहा हूं, इसको यहीं रहने दे रहा हूं, इसी के नीचे मैं लिखूंगा। इसको देखिए, अगर देयर के बाद वर्ब आ रहा है और इस वर्ब के बाद दो नाउन है और दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, या देयर के बाद वर्ब लगा हुआ है और उसके बाद दो से ज्यादा नाउन है कॉमा देके एक और नाउन और एंड करके थर्ड नाउन मैंने लिख दिया है। तो अगर देयर से स्टार्ट होने वाला वाक्य ऐसा हो जिसमें दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, या दो से ज्यादा नाउन हो, लास्ट वाले दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पैटर्न में हम वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे? हमारा ग्रामर का रूल तो ये कहता है कि दो नाउन एंड से जुड़ जाए तो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है। अगर दो नाउन एंड से जुड़े रहेंगे तो इस वर्ब का प्रयोग जो करेंगे हम इस
पहले वाले नाउन के हिसाब से करेंगे, और दो से ज्यादा नाउन है तो उस केस में भी वर्ब का प्रयोग इस फर्स्ट नाउन के हिसाब से ही किया जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं कि देयर आर अ मैन एंड अ वुमन, there is a man and women in the waiting room. So you may find this sentence to be correct. ये आपको सही लग रहा होगा, बट यहां पे देयर के बाद वर्ब के बाद लगने वाला अ मैन एंड वुमन, इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आर यहां पे गलत है, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ मैन एंड अ वुमन इन द वेटिंग रूम, यानी फर्स्ट वाला नाउन जैसा होगा उसके हिसाब से ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, दो से ज्यादा अगर नाउन हो तो उस केस में भी फर्स्ट नाउन के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इसको देखिए, देयर इज या आर, दोनों में से एक का चुनाव कर लीजिएगा। देयर इज या आर सम बटर बिस्किट्स, या मैं लिखूं लॉट ऑफ बिस्किट्स एंड मिल्क इन द फ्रिज। तो आप देखिए कि यहां तीन नाउन आ रहे हैं, सम बटर, अ लॉट ऑफ बिस्किट्स एंड मिल्क, लेकिन हमको वर्ब का प्रयोग इन तीनों के कंबाइंड वे में नहीं करना है, हमको ये फर्स्ट नाउन के हिसाब से करना है। तो बटर सिंगुलर है, इसलिए इज और आर में से अगर चुनाव करना होगा तो हम इज का चुनाव करेंगे। तो इस तरीके से देयर वाले डमी सब्जेक्ट के तीनों में से कोई भी पैटर्न पे अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप इजिली उसको बना सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस क्लास। आज की क्लास में इतने ही। मैं अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही आगे भी कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको एक सिस्टमैटिक वे में क्लास मिल सके। थैंक यू सो मच।